हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू यूट्यूब स्टडी चैनल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें हम दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें इसमें तो दोस्तों हम अपने यूपीएससी की तैयारी के लिए हम जानते हैं कि जो एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतना फैक्चुअल और इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि हम उसको सॉल्व करने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो हम ये देखते हैं कि यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, अगर साउथ इंडिया की तरफ चला जाता है क्वेश्चन पूछने तो हमें असुविधा होने लगती है क्योंकि कोई भी बुक साउथ इंडिया को सही से कवर नहीं किया। इसीलिए हम तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की जो बुक है इसको हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसको हम डिस्कशन करेंगे और इसमें जो भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा उसको एकदम हाईएस्ट की आने वाले सभी जो एग्जाम है उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पूछे गए एग्जाम में। तो मैं कृष्णा गांधी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस लेक्चर को बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने आने वाले एग्जाम में यूपीएससी में जो 6 जून को होने वाली है उसमें करेक्ट करें और अपने सीट पक्का करें। तो हम यहाँ पर एशियंट जो पहले तो एशियंट को हम लोग करेंगे जिसमें हम जो एशियंट है उसको करेंगे और एशियंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जितने भी यूपीएससी में आईएएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस आईएएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आईएएस में जितने भी प्री में क्वेश्चन पूछे गए उसको फिर उसके बाद में डिवील किया ताकि हमें जो भी क्वेश्चन अगर 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दोनों से मिलाकर 10 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं या 6 या 5 इसका रेंज अगर देखा जाए तो हमेशा यही रेंज रहा है कि दोनों से इससे एशियन से हमेशा 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इस मिडिवल हिस्ट्री से हमेशा 5-6 मतलब कि कुल मिला के 10-15 नंबर के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन मतलब 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन नंबर हमें मिलते हैं और ये बहुत क्रूशियल होते हैं। इसीलिए बहुत आसान होते हैं, एक बार आप पढ़ लिए एक बार उसको याद करें तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ जैसे करंट अफेयर जैसे इकोनॉमी हुआ चाहे पॉलिटी हुआ चाहे आपका साइंस टेक्नोलॉजी हुआ उस सब में क्या हो उसमें हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जब हिस्ट्री आप एक बार तैयार कर लेते हो हमेशा के तैयार हो गया, इसको बस रिविजन करते हैं। तो हम इसी पर्सपेक्ट के साथ करेंगे कि हमारे आने वाले एग्जाम में हमको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसका हम कंटेक्स्ट देखते हैं जो अपना तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है इसका कंटेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसमें कंटेक्स्ट को में 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर जिसमें यूरोपियन के कमिंग पर जाके ख़त्म कर देता है। ठीक, लास्ट चैप्टर पहला चैप्टर यानी इसमें कुल और इसमें अगर देखते हैं कि यहाँ पर मिडिल यानी 14 चैप्टर जो है अगर हम देखें जाए यहाँ पर अर्ली मिडिल 15 चैप्टर है यानी 15वां नंबर से अगर 15 से अगर हम देखते हैं तो 15 से लेके कहाँ चला जा रहा है यार 15 से लेके 23 तक ये हमारा मिडिल इंडिया है। ठीक, और इसके पहले एशियंट इंडिया है। तो सोचिए 14 चैप्टर में एशियंट इंडिया है और इतनी खूबसूरत से ये लिखा गया है कि इसको पढ़ने में मज़ा आ जाता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे और मज़ा आएगा। ठीक, ये भी कोशिश किया जाएगा कि जहाँ पर अगर एनसीईआरटी का मैप या फैक्ट की जरूरत पड़ेगी उसको भी इसमें मैप ज़्यादातर हमें एनसीईआरटी का और इंक्लूड किया जाएगा जिससे हमें बहुत समझने में आसानी हो। ठीक, और जो डायग्राम वगैरह होगा थोड़ा सा एनसीईआरटी का यूज किया जाएगा, इसमें डायग्राम होगा तो इसमें और दोनों को मिला के हम उसको बहुत अच्छा से किया जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला चैप्टर हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक, पहला चैप्टर में जो राइटर है लेसन 1 जो राइटर है इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो इंडिया है इसका ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल क्या है, यानी जो ज्योग्राफी में और हिस्टोरी में क्या रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं, ज्योग्राफी यानी जो इंडिया का सेटलमेंट है, जैसे इंडिया का जो मैप है आप देखते हैं इंडिया का मैप ऐसे अपना है। ये इंडिया का मैप है। तो जो भी ऐसे आ रहा है बना देते हैं बढ़िया से। ठीक है ना, अगर इंडिया का मैप अगर हम आप देखते हैं तो इंडिया का मैप ऐसे है, ये जम्मू कश्मीर यहाँ से, फिर ये आपका गुजरात के बाद ये फिर यहाँ से उड़ीसा होते हुए ये पे बंगाल। ठीक है, ये यहाँ पर
फिर ये आपका नॉर्थ ईस्ट नई जगह मिल रहा है, इसलिए समझिए नॉर्थ ईस्ट। तो ये इंडिया का जो मैप है, क्या इसका जो फीचर है, जो इंडियन जोग्राफिकल फीचर है, क्या हिस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ती है, क्या उसका रिलेशन है? तो इंडिया का जोग्राफिकल हिस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ती है कि हिस्टोरिकल इम्पैक्ट जोग्राफी पर पड़ता है, ये इसमें एनालिसिस करने की कोशिश की गई। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो जोग्राफी है, किसी भी देश का जोग्राफी इंसान पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जोग्राफी अगर वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन अगर किसी भी ह्यूमन के लिए एस्पेक्ट, उस ह्यूमन के एस्पेक्ट में अगर नहीं हो, ह्यूमन के सर्वाइवल जो ना हो, तो वहाँ से आदमी क्या करता है, वहाँ से आदमी हट जाता है, यानी वहाँ से हटने लगता है, दूर होता है। जैसे अब अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन है जो इंसान के लिए नहीं बना है। पोलर बियर रहते हैं, ठीक। आप हिमालय के जो एकदम ऊंची चोटियाँ हो, वहाँ पर कोई नहीं सर्वाइव करता। तो लाइफ सर्वाइव करने के जोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज़रूरी है। तो उसी जोग्राफिकल कंडीशन को यहाँ बताया। जब जोग्राफिकल कंडीशन सपोर्ट करेगा तो हिस्ट्री बनेगी, तो हिस्ट्री बनेगी तो तब जाके मैन वहाँ पर रहेगा तो हिस्ट्री बनेगी। तो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, जोग्राफिकल इंडिया की ज्योग्राफी है, आप इंडिया की ज्योग्राफी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया का मैप है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिजिकल ज्योग्राफी को हम बताने की कोशिश किया है इसमें। तो आप ये खुद सोचिए कि ये जो पार्ट है, ये पूरा ही माउंटेनियस पार्ट है, ये भी पूरा माउंटेनियस पार्ट है। तो ये जब माउंटेनियस पार्ट है तो यहाँ पर इंसान रह पाएगा, सर्वाइव करना उसका कठिन होगा। तो यहाँ की हिस्ट्री कुछ और होगी। यहाँ पर ये आप रेगिस्तान है, यहाँ पर आपका ये देख रहे हैं, ये भी रेगिस्तान गुजरात का टाइप का। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न घाट जो है, यहाँ का प्लेट जो है, माउंटेन जो प्लेट है, वहाँ पर पथरीली ज़मीन है, वहाँ पर अलग कंडीशन है। जैसे यहाँ पर मैदानी भाग है, यहाँ पर पठार है, तो हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर है। तो इस सब में क्या होगा कि जैसा इन्वायरमेंट, जैसा वहाँ का लोकेशन होगा, उसी के अनुसार हिस्ट्री भी बनेगी। अभी नहीं कि यहाँ के जो प्लेन का जो हिस्ट्री है और यहाँ का हिस्ट्री अलग सेम होगी, नहीं। क्योंकि इंसान का जो कल्चर होता है वहाँ के लोकेशन पर ही डिपेंड करता है। अगर हम ये भी ध्यान दें कि जो ये वाला पार्ट है, अगर ये वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, तो वेस्टर्न घाट समुद्र के किनारे हैं। तो हम यहाँ पर ईस्टर्न घाट का समुद्र के किनारे, बंगाल भी समुद्र के किनारे। तो यहाँ के लोग क्या होगा कि जब समुद्र सी फूड पर ज़्यादा निर्भर होगा, इसलिए यहाँ पर प्योर शाकाहारी संभावना कम है, ठीक। प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ। तो उसी तरह से जब उस टाइम जब हम ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा, तो वो भी अपन ज्योग्राफी के अनुसार ही सेटल हुए होंगे और रहे होंगे, और अपने एरिया के अनुसार ही अपने आप को ढाले होंगे और अपने जीवन को यापन किए होंगे, और धीरे धीरे उसको सीखे होंगे कि कैसे रहा जाए। अब उसी तरह से ये पेनिनसुलर रीजन का, यहाँ पर गिर का देखिए, यहाँ पर गिर रेंज है। तो ये सब जो पहाड़ी एरिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन पर, ह्यूमन के जीवन पर, ठीक ना। अभी नहीं कि जहाँ पर हवा पानी कुछ ना हो वहाँ पर ये रहने लगे, ठीक। तो अब यही चीज़ें इस बुक में, इसमें राइटर बताना चाह रहा है। राइटर इस बुक में ही बताना चाहता है कि किस तरह से जोग्राफिकल फीचर जो है हमारे हिस्ट्री पर इम्पैक्ट करता है, और इसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें अपना एक जो कल्चर है, सोसाइटी है, उसको समझने में आसानी होगा। अच्छा, वहाँ पे ये कल्चर हो सकता है, वहाँ पे इसी सोसाइटी हो सकती क्यों थी। जैसे आज अगर हम इंडियन सोसाइटी हमारे सिलेबस में है, उसको भी देखेंगे तो बहुत से लोग का अपना अलग अलग कपड़े पहनना, अलग अलग बोलचाल बोलना, कोई अलग स्किन कलर, सब कुछ चेंज होता है। तो इन्वायरमेंट उस पर इम्पैक्ट करता है और जोग्राफिकल इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो वही जो ये किताब पढ़ने, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, इस ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पढ़ने के बाद राइटर बोल रहा है कि आप जोग्राफिकल फीचर जो इंडिया का उसको समझ जाएंगे। जोग्राफिकल फीचर जो इंडिया का जोग्राफिकल कैसा है उसका नॉलेज आपको मिल जाएगा, समझ जाएंगे। हिमालयन माउंटेन और देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, एंड हिमालय माउंटेन का क्या इम्पैक्ट है इंडिया हिस्ट्री पर, इसको आप समझ जाएंगे। फिर गैनेटिक प्लेट का क्या रोल है इंडियन हिस्ट्री पर, राइट। गैनेटिक प्लेन है जो, उसका इंडियन हिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, क्यों। तो इस यहाँ पर आप सोचिए, पेनिनसुलर जो साउथ पेनिनसुला है उसका इम्पैक्ट क्या है साउथ इंडिया हिस्ट्री पर, है इंडियन हिस्ट्री पर। और फिर ये सब इतना डाइवर्स होते हुए भी यूनिटी कैसे है। तो इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्स है, सब कुछ डाइवर्स है, ठीक। यहाँ की हिस्ट्री कुछ और है, ठीक। तो ये पढ़ने के बाद हमको ये पूरा समझ में आ जाएगा। राइटर यही बोल रहा है, ठीक। राइटर ये कहना चाह रहा है कि जब आप ये चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको सबसे पहले तो जोग्राफिकल लोकेशन मालूम चलेगा, फीचर क्या इंडिया का है। फिर हिमालय का फीचर मालूम चलेगा कि हिमालय माउंटेन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक। तो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट हिस्ट्री पर पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मेंस में देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था IAS में कि पानीपत का युद्ध
ज़्यादातर बैटल आप पानीपत में ही क्यों हुए? तो वहाँ पर सोचिए पूछा गया था तो क्यों हुए? तो वहाँ पर आप जोग्राफिकल लोकेशन का इम्पैक्ट ही बताना था, क्यों हुए, वहाँ पर रीजन क्या था। इसी तरह गैंगनेटिक साउथर्न। ठीक, तो हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर राइटर बताना चाह रहा है, इसमें राइटर बोल रहा है कि हम लोग तो जनरली बोल देते हैं कि हिस्ट्री, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हिस्ट्री है, जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तब तक पहले तो ये जानिए कि हिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो हिस्ट्री बोलता है कि चेंज इन पास्ट, चेंज मोबाइल से करने पर ही होता है, चेंजेड इन पास्ट। पास्ट लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, हाथ उंगली से लिखना पड़ता है ना, पेन नहीं, मोबाइल से उंगली से होता है। चेंज इन पास्ट, जो चेंज होता है पास्ट में उसको हिस्ट्री बोलते हैं। या तो बहुत से राइटर भी आए हैं वो बोले हैं कि हिस्ट्री क्या है, तो डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच में जो बातचीत है। ठीक, अगर हम ये देखें हिस्ट्री में जो चेंज होता है तो पास्ट में क्या चेंज होगा, जो चेंज होगा तो हिस्ट्री में क्या क्या चेंज होगा। तो हम ये पढ़े हैं, हाँ हम पढ़े हैं, हमारा प्रियम्बल बोलता है जस्टिस की बात करता है, किसकी जस्टिस करता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यहीं से हम उठा के लेके चलते हैं। ठीक, तो सोसाइटी में चेंज होगा, क्या चेंज होगा हिस्ट्री में, पास्ट में जो हमारी सोसाइटी में चेंज हुआ, सोसाइटी में क्या क्या चेंज होगा। तो सोसाइटी में अगर हम ये देखेंगे तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजिंग आएंगे। ठीक, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आएंगे। रिलीजियस चेंज आएगा, रिलीजियस चेंज आएगा, उसके बाद क्या चेंज आएगा, कल्चरल चेंज आएगा, कल्चरल चेंज, ठीक ना, इतना चेंज आएगा सोसाइटी में। इकोनॉमी में देखेंगे जैसा हमारा कल्चर, जैसा हमारा इकोनॉमी, यानी जो सोसाइटी है, जैसी सोसाइटी, अगर सोसाइटी अगर इलीट की है तो वहाँ पर इकोनॉमी बढ़िया, बिजनेस क्लास की है तो और बढ़िया। अगर ये सोसाइटी ट्राइबल है, ये दासों की सोसाइटी है तो यहाँ पर इकोनॉमी अलग होगी। तो यहाँ पर किस प्रकार की इकोनॉमी है, यहाँ पर बाटर सिस्टम है कि ये सेल्फ एक्वायर इकोनॉमी, जिस प्रकार की इकोनॉमी में चेंज होगा कि राजा, पहले तो राजा होते थे, अब अब जब यहाँ पर चेंज होगा तो अब सोसाइटी में चेंज, तो पॉलिटिकल क्या चेंज होगा, क्या वहाँ डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ राजा है तो कैसे राजा है, वहाँ पर किस तरह से रूल किया जा रहा है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैसी है, ये सब कुछ चेंज होगा। तो इसको हम हिस्ट्री बोलेंगे। तो हिस्ट्री, ठीक, तो हिस्ट्री समझ में आ गई। तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि हिस्ट्री है तो टू आई, हिस्ट्री के दो आँख हैं। ठीक, पहला आँख है उसका क्रोनोलॉजी, दूसरा आँख है ज्योग्राफी। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि पहला उसका आँख है टाइम, यानी पहला आँख है, जैसे मनुष्य का दो आँख है उसी तरह से हिस्ट्री भी की दो आँख है, यानी एक आँख से नहीं काम होगा, टाइम। ज्योग्राफी का मतलब कि जगह, स्पेस, यानी कौन सी जगह पर हुआ है। तो हिस्ट्री का दो आँख है, इतना ध्यान दीजिए, राइटर यही बोल रहा है, हिस्ट्री दो आँख है, पहली आँख क्रोनोलॉजी, दूसरा ज्योग्राफी। ठीक, तो अब यहाँ पर कोई भी घटना होगी, कोई भी इवेंट होगा तो हम इस इवेंट का क्या चाहिए हमें, कोई इवेंट हो गया, कोई घटना होती है तो हमको क्या चाहिए, उसका टाइम चाहिए, कहाँ कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बिना हिस्ट्री अधूरी है। ठीक, ये राइटर बोल रहा है। ठीक, अब दूसरा बोल रहा है ये जब तक इसको आप नहीं डिफाइन करेंगे तब तक नहीं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि स्पेस आर द सिग्निफिकेंट फैक्टर इज डिटरमाइन द हिस्टोरिकल प्रोसेस। टाइम और स्पेस जो है, टाइम और स्पेस मतलब जब टाइम और समय और जगह दोनों का सिग्निफिकेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द हिस्टोरिकल प्रोसेस। हिस्टोरिकल प्रोसेस को सही तरह से जानने के लिए टाइम और जगह दोनों होना चाहिए। जैसे अभी आप डीएम बन गए किसी राज्य के, किसी जिला के, कहीं कुछ भी आईपीएस बन गए, तो आपको बोला गया कि वहाँ पे एक इवेंट हो गया, घटना हो गई, वहाँ बस यही बोल दिया जाए कि कहाँ 2 बजे हुआ घटना, कहाँ हुआ पता नहीं, आपके एरिया में बोल रहे कहाँ हुआ पता नहीं, या तो आपको बोल दिया जाएगा कि अरे दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास हुआ, तो कहाँ हुआ, मुखर्जी नगर के पास, बस कितने बजे हुआ, आज हुआ कि 100 साल पहले हुआ कि 10 साल पहले हुआ कि 5 साल पहले, कुछ नहीं, टाइम और इस पे दोनों होना चाहिए। ठीक, तब जाके हिस्ट्री हम समझ पाएंगे। जैसे अब हम बोल दें कि जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, एक घटना का, तो चलिए हम सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका लेते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा को लेते हैं तो हम तो चलती है चौरी चौरा को लेते हैं, हाँ, जो 5 जनवरी को हुआ था 1920 में। ठीक, तब जब 5 फरवरी, तो जो चौरी चौरा कांड हुआ तो हमको मिला ना कि हाँ ये 5 फरवरी को हुआ, कब हुआ, तो 1920 में। ठीक, तो आपको ये इवेंट का पता है तब आप ये हिस्ट्री कहते हैं कि हाँ ये हुआ। जैसे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, जगह का नाम है, टाइम है, दोनों। ठीक,
इसरो है, जैसे इसरो है, इसरो का अभी चंद्रयान भेजा था, मंगलयान भेजा, तो हमको क्या ये सब घटनाएं हो रही है तो क्या हमारी हिस्ट्री बन गई ना। मैंने जब पहली बार इसरो भेजा था थुम्बा से तो अभी हिस्ट्री बन गई। कब भेजा था कि कहाँ से भेजा था सब कुछ दर्ज है। जब अगर दोनों आँखें में से एक आँख अगर अब से ख़त्म हो जाए ना रहे तो क्या हिस्ट्रिकल प्रोसेस को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ, राइटर बोल रहा है। और यहाँ पर यही बोल रहा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो इन्फ्लुएंस, यहाँ पर राइटर बोला हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द जोग्राफिकल, यानी जोग्राफिकल के द्वारा इंडिया की स्टोरी, जो जोग्राफिकल जो फीचर है, जो इंडिया का सेटलमेंट है उसके द्वारा इंडिया की जोग्राफी क्या है, हिस्ट्री इफेक्ट होती है। हेंस स्टडी ऑफ इंडियन जोग्राफी फीचर कंट्रीब्यूट द बेटर अंडरस्टैंड हिस्ट्री। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री को, जो जोग्राफिकल फीचर है ऑफ इंडिया को, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे जिससे हमारी हिस्ट्री को आसान होगा समझने में। ठीक, यानी हमारे कैसा फीचर है, जोग्राफिकल फीचर इंडिया का क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको समझने, उसकी सहायता से हम इंडिया की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये राइटर बोल रहा है। राइटर यहाँ पर दो पॉइंट दिया। पहला पॉइंट दिया है राइटर कि हिस्ट्री है द टू आई। दूसरा बोल रहा है कि इसीलिए हम जोग्राफी के अनुसार पहले हम सेटलमेंट समझेंगे कि इंडिया का सेटलमेंट कैसा है, वो फीचर कैसा है, उसके अनुसार हम हिस्ट्री को आसानी से समझ लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम इंडिया के फीचर को डिवाइड करें, अगर इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अगर इसको जो एक यूनिटी में देखते हैं, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट क्या है, जितने आपका देखेंगे तो सब कॉन्टिनेंट मतलब कि जहाँ हिमालय शुरू हुआ है हिमालय ख़त्म हुआ है पूरा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। सिंपल, आपको कुछ भी याद करने की ऐसा नहीं, बस हिमालय जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है, और जितने भी देश उसके अंदर अटैच होते हैं प्रॉक्सी उसके एरिया में सब उसके अंदर आते हैं। ठीक ना। अगर इस तरह से कोई सब कॉन्टिनेंट पूछ दे तो होगा परीक्षा में आ जाए कि इसमें से कौन सा देश इंडिया सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, तो इंडिया के नाम पर एक सब कॉन्टिनेंट का नाम है। सब माने पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट माने कॉन्टिनेंट का पार्ट, तो एशिया कॉन्टिनेंट है जो, उसमें से इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। ठीक, तो ये एक यूनिटी को, तो अभी यहाँ पर अगर कोई पूछ दे कौन सा देश है, जैसे यहाँ पर देखिए हिमालय शुरू कहाँ से होता है, अफगानिस्तान से शुरू होता है हिमालय। हिंदू कुश आप देखते हैं तो जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान है, इसमें इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो जहाँ हिमालय शुरू होता है जहाँ से शुरू और जहाँ से ख़त्म। श्रीलंका भी अब बोला जा रहा है कि आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन यहाँ पर 5 का नाम दिया है, 5 कंट्री। ठीक, तो ये ध्यान रहे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये ध्यान रहे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक, और इंडिया के जो जोग्राफिकल यूनिट है इसको 3 पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। राइटर बोल रहा है कि हम चलो इंडिया के पहला हिमालय माउंटेन को करते हैं, इंडो गैंगनेटिक करते हैं और साउथ सदर्न पेनिनसुला बोलता है। यानी इंडियन जोग्राफिकल को जो एक यूनिट में बोला गया है कि उसको 3 पार्ट में बनाया जाता है, कौन सा, हिमालय माउंटेन, इंडो गैंगनेटिक प्लेट और सदर्न माउंटेन। ठीक, ठीक ना। अब यहाँ पर बोला है कि हिमालय माउंटेन, तो हिमालय माउंटेन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहा है कि हिमालय माउंटेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पामीर है, और कहाँ ख़त्म होता है तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं बताता, ये पामीर से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट तक नमचा बरवा तक जाता है। ठीक, और इसका जो लेंथ है 25,60 किलोमीटर, लगभग अप्रॉक्सी इतना ही लेंथ आपका गंगा रिवर का भी है। ठीक है, याद रहे, अगर परीक्षा में पूछ दे कितना हिमालय का लेंथ है तो इतना ही गंगा का भी है, इतना ही हिमालय का है। तो कितना, तो 25,000 अप्रॉक्सी, 2500 अप्रॉक्सी किलोमीटर। और इसका ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ अगर देखते हैं तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। इसका हाईएस्ट पीक बोला है कि माउंटेन एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, इसका ऊंचाई जो है 8869 है। राइटर बता रहा है कि इतना है। एक्चुअल अब हिमालय का काम क्या है, हिमालय अगर देखेंगे तो पूरा आपको मैप में दिखाएंगे, अभी देखा जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि हिमालय एक्चुअल एक नेचुरल वॉल का काम करता है, नेचुरल वॉल, और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कोल्ड आर्टिक विंड जो आती है आर्टिक ओशियन से, आर्टिक ओशियन है वहाँ से विंड आती है साइबेरिया से, तो उस आर्टिक साइबेरिया से जो सेंट्रल एशिया में साइबेरिया है, साइबेरिया से अगर जो आर्टिक विंड आती है उसके कारण जो आर्टिक विंड बहुत कोल्ड होती है उसको ये नेचुरल प्रोटेक्टर के काम करता है और रोकने का काम करता है, यानी इधर नहीं आती है। तो इधर क्या होता है कि आपका देखिए, वही देख लेते हैं,
देखिए यहाँ पर ये इंडिया का आपका हिमालय है। तो हिमालय पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए ये हिंदू कुश है, ये पामीर है, ये कुन्नुल सा है, ठीक। और यहाँ पर हिमालय यहाँ तक है, ठीक। नमचा बरवा यहाँ पर है, ठीक। पीर पंजाल यहाँ पर है, ठीक। समझ में आ रहा है। तो ये हिमालय जो पूरा यहाँ से है और इधर से कोई हवा आ रही है तो क्या करेगी, उसको ये बढ़िया काम कर रही है, इधर हवा आने से रोक देगी, इधर हवा नहीं आएगी, ठीक। क्या होगा कि इधर हवा नहीं है, जब इधर हवा नहीं आएगी तो इधर मौसम कैसा वार्म रहेगा। अब वही चीज़ बताए तो नेचुरल प्रोटेक्टर का काम करता है। हिमालय क्या कर रहा है कि ये पूरा जो है एक वॉल का काम कर रहा है, नेचुरल प्रोटेक्टर, ठीक। नेचुरल प्रोटेक्टर की तरह नेचर के द्वारा प्रोटेक्टर बनाया गया, ठीक। और यहाँ पर सबसे बड़ा माउंटेन जो बोल रहा है तो आप देखिए यहाँ पर सबका नाम दिया है कि एवरेस्ट का नाम कहाँ आ गया है, माउंटेन एवरेस्ट 12 नंबर पर बोल रहा है 8848, ठीक। 12 नंबर यहाँ पर है। अगर इसको और बड़ा कर दें तो आपको बढ़िया से दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर, ठीक। देखिए हिमालय का ही सेटलमेंट है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक। और यहाँ पर तिब्बत, एक कैलाश रेंज है, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, ये पूरा ग्रेटर हिमालय है, ठीक। ये शिवालिक हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये नेपाल, ये शिवालिक हिमालय यहाँ तक है, ठीक। यहाँ भूटान है, यहाँ डफला हिल है, मिसमी हिल है, पटकई बूम है, ठीक। नागा हिल है, मिखरी, गारो हिल, खासी गारो जयंतिया यहाँ पर है, ठीक। तो ये हमारा हिमालय का, आप देखिए ये छत की तरह कहा था कि ये छत है, ठीक। ये पामीर, ठीक। पामीर से लेके यहाँ तक फैला हुआ नमचा बरवा तक, ठीक। यहाँ पर नमचा बरवा है, कहाँ पर नमचा बरवा है, आप एटलस खोलिए उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर नमचा बरवा है, यहाँ पामीर है, यहाँ से शुरू होकर हिमालय यहाँ तक फैला है, ठीक। इधर हिंदू कुश है, इधर कुल सा, ठीक। समझ में आ रहा है, ये पूरा हिमालय ग्रेटर हिमालय, ठीक ना। तो ये राइटर यही समझाने की कोशिश करा कि जब इधर से कोई भी हवा आएगी तो ये क्या होगा, रोक देगा, और इधर आएगी ही नहीं, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ, अब यहाँ अगर ये क्लाइमेट को अगर हमें क्या कीप रखता है, अगर क्लाइमेट को नॉर्थ इंडिया को वार्म रखता है, ये बोल रहा है कीप द क्लाइमेट नॉर्थन इंडिया फेयरली वार्म थ्रू ईयर पूरा ईयर, हिमालय रीजन मोस्टली इन हॉस्पिटल इन द विंटर एंड जनरली कवर विद द स्नो। तो हिमालय के रीजन बहुत सारा, आप सोचिए 8,000 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है, केटू भी उससे कम, उससे थोड़ा सा सेकेंड पीक है ऊंचाई में, जो कि वहाँ पर है काराकोरम, ठीक। तो उस पर क्या है, हमेशा स्नो, विंटर टाइम में स्नो से कवर होता है, तो वहाँ पर कोई कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक। तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है राइटर। अब बोल रहा है कि राइटर कह रहा है कि हिमालय स्टूड नेचुरल बैरियर प्रोटेक्ट द इंडिया अगेंस्ट इन्वेशन वहाँ से नहीं, यानी कोई भी विदेशी या कोई भी चीज़, कोई भी आक्रमण करने वाला कोई भी चीज़ उधर से आने में उसको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि नेचुरल बैरियर, उधर से आना क्या मतलब, उधर ठंडी हवा चल रही है, इतना ऊंचा पहाड़ है, इतना ठंड पड़ रही है कि वहाँ से लोग कैसे आएंगे, तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बट द पास इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन सच खैबर पास, बोलन पास, खुर्रम पास एंड कोमल, ये क्या इंडिया और सेंट्रल एशिया का रूट बना दिया। इसलिए इस पास के सहारे लोग आने जाने लगे और क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। खैबर पास आपका हिंदू कुश पर, बोलन आपका कोमल पास वहीं पर है, बोलन पास है, खैबर पास सुलेमान रेंज पर है, सुलेमान पर गोमल है, हिंदू कुश और सुलेमान और कित्था रेंज तीनों पर है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि जब इतना, तो आज से तो है ना, ये बहुत पहले से तो लोग आने जाने लगे, क्या किस लिए, तो लोग ट्रेड करने के लिए आना शुरू हुए, क्या ट्रेड, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है राइटर, तो फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम देयर वाज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द ट्रैफिक थ्रू द दिस पास, तो कंटिन्यूस फ्लो हो गया यहाँ पर पूरा प्री हिस्टोरिक टाइम से। अब कहेंगे कि प्री हिस्टोरिक टाइम क्या होती है, तो प्री हिस्टोरिक वो हिस्टोरी होती है जहाँ पर रिटेन एविडेंस नहीं अवेलेबल है, क्या रिटेन एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है, ठीक। कहाँ है, कैसे हम जाने, हाउ टू यू नो द अबाउट द प्री हिस्टोरिक, तो क्या व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम, तो यहाँ पर सोर्स था प्री हिस्टोरिक टाइम का आर्कोलॉजी सोर्स, जो रिमेन्स मिले हैं,
हुमायूं का यूज जो करते थे, हुमायूं का आर्टिफैक्ट मिला है, रिमेन्स जो है जैसे कॉइन, हड्डी, जो ऑर्नामेंट पहनते थे वो सब मिला, उसके अनुसार बताया गया है कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम था, कार्बन डेटिंग के साथ। ठीक, यहाँ पर राइटर सब डिस्कशन कर रहा है, कितना बढ़िया से होता है। तो ये मेनी पीपुल कम टू इंडिया थ्रू दिस पास, एंड इस पास से बहुत से लोग इन्वेंडर भी आ गए और इमिग्रेंट भी आए। ठीक, इसी पास का यूज करके खैबर पास से ही आपका अलेक्जेंडर आया था। बोलन पास, खुर्रम पास और गोमल पास, ये चारों पास को यूज करके लोग आने लगा। पहले तो आते थे अपना ट्रेड करने आना जाना, यानी सब इधर आते थे, दूसरे को हेल्प करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग इन्वेंडर लुटेरे भी आने लगे। ठीक, लूटपाट करके चले जाते। ये इसी रूट से इंडो आर्यन भी आए हैं, इसी रूट से इंडो ग्रीक भी आए हैं, इसी रूट से पार्थियन भी आए हैं, साका, कुशना, हुंड, तुर्क, सब इसी रूट से इंटर किए हैं, पास थ्रू द दिस पास है। और यहीं पर एक श्वेत वैली है, क्या है, श्वेत वैली है यहीं पर, कहाँ पर, यहीं खैबर के पास। श्वेत वैली मतलब श्वेत रिवर है, उसी के पास है, खैबर पास के पास। इसी रीजन से इम्पोर्टेंट रूट है जिससे मकदूनिया का अलेक्जेंडर जो है इंडिया में आया था, इसी रूट को पास करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछेगा कि अलेक्जेंडर मकदूनिया का किस रूट से आया था, तो इसी रूट से आया था। सोच लीजिए, एक तरह से हिमालय हमारा, अब यहाँ पर राइटर कहना क्या चाह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये देखो, एक तरह से हिमालय हमारा प्रोटेक्टर था। ठीक, जो कि अननेचुरल प्रोटेक्टर था, जो कि नेचर से भी बचाता था और लोगों से भी बचाता था कि कोई इन्वेंडर आए ना जाए, कोई दुश्मन ना आ जाए, लूटपाट करके ना चले। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो गैप है इन पहाड़ों के बीच में, जिसको पास कहा गया, उसका यूज करके लोग आने जाने लगे। बाद में लोगों को मालूम चला, लुटेरे भी आ गए, उसके बाद सब आने लगे और यहाँ पर लूटपाट करने लगे, जिसमें से अब उसके बाद लोगों को मालूम चला, जब मालूम चला तो लोग आने लगे। तो यहाँ पर क्या, स्टोरी जोग्राफिकल के अनुसार चेंज हो रही है ना, जोग्राफी इफेक्ट कर रहा है स्टोरी को। ठीक, अगर पास नहीं हो, अगर वो पास नहीं हुआ होता, यानी गैप नहीं होते, तो शायद अलेक्जेंडर नहीं आता, कोई नहीं आता। हाँ भाई, अब यही नहीं कि हम अलेक्जेंडर आया तो लूटपाट किया, और चाहे जो भी आए लूटपाट किए, हम उनसे बहुत कुछ सीखे भी। जैसे बहुत से ऐसे लोग आए जैसे आर्मी मिशनरी जो आई और मर्चेंट आए, तो मर्चेंट क्या देंगे हमें, बताएंगे ना कि ये सामान, हमारे सामान को आराम से ले जाएंगे, बेचेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। मिशनरी आएंगे तो हमें न्यू आइडिया मिलेगा, मिशनरी हमें नए नए चीज़ों के बारे में बताएंगे, भले अपने रिलीजियस के बारे में, चाहे कुछ भी। ठीक, तो इस पास के थ्रू इंडिया यूज द रूट, इस रूट के थ्रू दीज पास ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट माउंटेन फैसिलिटेट द रूट वेल द कल्चर कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर। अब देखिए, मिशनरी जब आएंगे, लोग आएंगे, पीपल से पीपल कनेक्ट होंगे, जब पीपल से पीपल कनेक्ट होंगे तो अपने आइडिया का एक्सचेंज होगा, जब आइडिया का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, उन लोगों का एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे में मिक्स होगा, एक नया कल्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो इंडिया और सेंट्रल एशिया का बहुत सारे कल्चर, इसीलिए हम देखते हैं कि आज बहुत सारे कल्चर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अलग है। जैसे आप देख लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए आप, जैसे पर्थी आया, कुशना आया, सका आया, हुंडा आया, टर्की, सब आए। आप किसी का देखा देखे तो क्या होगा कि आपको इंडियन कल्चर से और उनके कल्चर में बहुत सारी समानताएँ मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे उनका कल्चर इंडिया में दिखाई देगा। ठीक, यहाँ के लोग वहाँ गए होंगे तो वहाँ का बहुत सारा कल्चर, तो यहाँ पर क्या कल्चर यूनिटी चेंज हो गई, एक्सचेंज हो गया, आइडिया एक्सचेंज हो गया इन द फॉर्म ऑफ द, यहाँ पर काराकोरम, कश्मीर में जो काराकोरम रहे, वहाँ बोल रहा है कि दुनिया का सबसे सेकेंड जो है माउंट गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक, देखें हिमालय के पास में हाई कवर स्नो विंटर में, काराकोरम का हाईवे जो है गिलगिट कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया। गिलगिट आप देख रहे हैं, काराकोरम रीजन का जो हाईवे है वहाँ का गिलगिट एक कनेक्ट बाया द गिलगिट कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया, बट लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू द रूट, यहाँ से बहुत कम कम्युनिकेशन, राइटर ये बोल रहा है। देखो काराकोरम तो है, वहाँ पर सेकेंड पीक भी है, वर्ल्ड का सबसे ऊँची पीक है, जिसको माउंट गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि कनेक्शन, वहाँ पर कनेक्टिविटी भी है काराकोरम हाईवे से और गिलगिट के बीच में, लेकिन वहाँ पर क्या बहुत लिटिल कम्युनिकेशन है थ्रू द रूट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऊंचाई होने के कारण, स्नो के कवर होने के कारण नहीं हो पाता है। ठीक, यहाँ पर और बोल रहा है राइटर कि भले आप कश्मीर सराउंड बाय हाई माउंटेन, जो कश्मीर की एरिया है, रीजन है बहुत सारा, और वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर बहुत सारे पास भी हैं। कश्मीर वैले रिमेन यूनिक ट्रेडिशनल कल्चर, कश्मीर का ट्रेडिशन जानते हैं, बहुत सारा यूनिक है,
ज़बरदस्त कल्चर, यूनिक है, वैसा कल्चर कहीं नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कश्मीर का कल्चर और जगह नहीं दिखाई देगा। कश्मीर एकदम प्योर वही कल्चर रखकर नहीं, उसमें भी बहुत सारे लोगों का कल्चर मिक्स हो गया। कश्मीर का कल्चर भी, लोग कश्मीर छोड़ कर दूसरी जगह गए होंगे तो वहाँ पर कल्चर दिखाई। नेपाल जी आल्सो स्मॉल वेल, यानी अगर हिमालय के फुट पर देखें तो कंट्री है हिमालय नेपाल, ठीक। फ्रॉम द गैनेटिक प्लेट नंबर ऑफ द 5 है। तो यहाँ पर नेपाल जाने के लिए बहुत सारे इंडियन गैनेटिक प्लेट है, गंगा वाला जो प्लेन एरिया वहाँ से हम बहुत सारे पास है नेपाल जाने के लिए। यहाँ पर हिमालय के बारे में राइटर बता रहा है, नेपाल के बारे में भी बता रहा है। और यहाँ पर यह भी बोला है कि हिमालय जो स्टैंड, ठीक, और हिमालय जो माउंटेन इंपॉर्टेंट रीजन है, पटकई है, नगाई है, लुसाई रेंज है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आपको ओपन करके प्लस देखिए, उसमें मिलेगा। हिल कवर द फॉरेस्ट और हैवी रेन, वहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती रहती है। और हैवी रेन होने के कारण क्या है कि वहाँ डिफ़िकल्ट है, दूसरे से क्या ओरिजिन आइसोलेट है। अभी हम देख रहे हैं नागालैंड में चाहे मणिपुर में सब वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर सरकार को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? इतना सेपरेटेड एरिया है ना, वो पूरा आइसोलेटेड एरिया है कि वहाँ पर प्लेन नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे इरेगुलरिटी है, ठीक। कहीं बहुत जो हिल है, कहीं थिक फॉरेस्ट कवर है और बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उस रीजन के बारे में सब नहीं जान पाते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि मेनी पार्ट ऑफ दिस रीजन रिमेन रिलेटिव आइसोलेटेड, बहुत सारे आइसोलेट हैं, ठीक ना, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, ठीक। यहाँ पर देखिए नेचर के कारण ही बहुत सारे पार्ट हमारे आइसोलेट हैं, यानी जोग्राफिकल लोकेशन में जो नेचर है, एक सोचिए जोग्राफिकल एक्सटेंशन जो बन रहा है इंडिया का, वो हमारे हिस्ट्री पर इम्पेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक। आप यही देखने पर आपको मालूम चल रहा है, यही राइटर बताना चाह रहा है। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि इंडो गैनेटिक प्लेन। इंडो गैनेटिक प्लेन में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो इंडो गैनेटिक प्लेन है, ये प्लेन का इरिगेटेड है। ये प्लेन क्या इरिगेटेड है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट 3 रिवर के द्वारा इरिगेटेड प्लेन है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों रिवर आती हैं और इनको हमेशा पानी पहुंचाती हैं, वाटर सप्लाई करती रहती हैं, ये इरिगेटेड है। और यहाँ पर दिस वाज द प्लेन वाज द मोस्ट फर्टाइल। आप खुद सोचे कि हमेशा यहाँ पर पानी आ रहा है, तो ये रीजन कैसा होगा? हमेशा फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल रीजन है। एलुवियल सॉइल होगा, ठीक। थ्रू ब्रॉड द स्ट्रीम रिवर एंड एलुवियल सॉइल होगा, क्योंकि वहाँ के रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरी हैं इसको हमेशा यहाँ पर आप खुद सोचिए कि इरिगेशन है, तो मतलब कि एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो इंडस जो सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, राइज जो है, अगर हिमालय में ये राइज है, अगर इंडस रिवर प्लस में देखें तो आपको मिलेगा कि इंडस रिवर, जो कि इसके 6 ट्रिब्यूटरी हैं, जिसमें चेनाब, झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास, ठीक है ना। ये पंजाब में होके बहती है और प्लेन बेनिफिट ऑफ द इंडस रिवर ऑफ द पंजाब, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेता है। और पंजाब का मतलब ये होता है कि लैंड ऑफ 5 रिवर, ठीक। सिंध इस सिचुएशन इन लोअर वैले, और सिंध जो है इंडस के एकदम लोअर वैले में सिचुएटेड है। तो सिंध कहाँ पर है? लोअर वैले में। आप देख सकते हैं सिंध को लोअर वैले में। तो इंडस प्लेन नो है द फर्टाइल सॉइल, इंडस प्लेन भी फर्टाइल सॉइल है। आप इंडस को देख सकते हैं। अब उसको देखने के लिए आपको मैप देखना। ये आपका इंडस रिवर है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल, ये देखिए ये इंडस रिवर है जो कि यहाँ कैलाश रेंज से निकलती है। तो इसको हरा कर दें तो कैलाश रेंज यहाँ पर है, यहीं से होकर इंडस रिवर निकल रही है, ऐसे होके आ रही है, ठीक। और जो ये वाला यही वाला पार्ट को कह रहा है कि सिंध का रीजन है, ठीक है, अरबियन सी में जाके गिर रही है। और देखिए ये यहाँ पर ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रवि है, सतलज है, और यहाँ ब्यास है, ठीक। ब्यास इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है, सतलज होकर निकल रही है, ठीक ना। तो ये रिवर है, ये सिस्टम है, किसका सिस्टम है? तो ये कहा था इंडस रिवर सिस्टम, ठीक। अब उसी तरह से हम देखें आपका गंगा का देखें तो यहाँ गंगा का रिवर सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। गंगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आके यमुना से मिल जाती है, यहाँ पर यमुना है, और ये यहाँ पर सोन रिवर से मिल जाती है जो इधर से अमरकंटक से आती है, ठीक, मध्य प्रदेश, ठीक, इधर से ऐसे आती है। और यहाँ पर गंगा यहाँ पर देखिए बिहार में, यहाँ पर सोन पाटलिपुत्र, और यहाँ पर गंगा होते चल जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्रा देखिए आते हैं, यहाँ पर संगपो कहा जाता है, ठीक। और ये यहाँ पर नमचा बरवा से होते हुए पार करके उसको आती है, और पटकई बूम से पहले यहाँ से होते ब्रह्मपुत्रा आपको इससे निकलते बांग्लादेश में आके पद्मा बन के गिर जाती है, ठीक। तो ये आपका है। आप इसको डिटेल ज्योग्राफी में देख सकते हैं, यहाँ पर हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ठीक। तो हमको मिला, समझ में आया। तो यही सिचुएशन है और फर्टाइल सॉइल है। अब यहाँ पर
डिजर्ट, अब वहाँ पर बात करें डिजर्ट, थार डिजर्ट अरावली, थार डिजर्ट आपका देखते हैं तो राजस्थान में एरिया में है और सिचुएटेड बिटवीन द इंडस और गंगोत्री। थार डिजर्ट को बोला है कि इंडस और गंगोत्री गंगा रिवर का जो सिस्टम है उनके बीच में है। अबू माउंटेन जो हाईएस्ट पीक है अरावली का, अरावली जो रिवर है आपका राजस्थान और राजस्थान में अरावली और दिल्ली तक है। तो अरावली जो है, अरावली हिल बहुत सारा बार न्यूज़ में आता है, अरावली 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 का ये हो गया, अरावली का हो गया, तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो अरावली आपको अभी दिखा देता हूँ मैप में भी, कोई टेंशन नहीं है, हमारा भी क्लियर होता रहेगा, जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो माउंटेन अबू माउंटेन जो है, माउंटेन अबू हाईएस्ट पीक है, देख लीजिए इतना फीट, कहाँ पर अरावली पर, कौन शिखर पर है, गुरु शिखर पर है, किस पर है, गुरु शिखर पर, याद रहे बहुत बार। देखिए यहाँ पर अरावली है, अब देख सकते हैं अरावली रेंज, ठीक दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अरावली है, इसको और बड़ा करते हैं, देखिए ये अरावली है, ये रहा आपका अरावली, रेड करते हैं, ये अरावली है, ठीक। यहीं पर आबू हिल ये बोला है, गुरु शिखर पर है, गुरु शिखर पर ये है आबू हिल, ठीक, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ग्रेट इंडियन रिजर्ट यहाँ पर है, ठीक। ये विंध्या रेंज है, दिख रहे हैं विंध्या रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। ये सतमाला है, ठीक। बहुत सारे रेंज हैं, आपको ये ज्योग्राफी में मिलेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर ये समझ में आया ना, तो समझ में आना चाहिए, क्यों क्या, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, समझने में ये देखिए गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर ये हिमालय से राइज हुई, सबको मालूम है, ये साउथ में जाती है, सबसे पहले गंगा रिवर हिमालय से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, साउथ के बाद ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, ध्यान आती है ऐसे, फिर ऐसे हो जाती है, ठीक। रिवर यमुना फ्लो, रिवर जो यमुना है जो पैरेलल फ्लो होती है और जाके प्रयागराज में ज्वाइंट हो जाती है, और इनके बीच के, अगर यहाँ से यमुना आ रही है यहाँ पर ज्वाइंट हो रही है, ठीक, तो इनके बीच वाले पार्ट को दोआब बोलते हैं, ये वाला दोआब है, ठीक, दोआब ये रीजन, तो वही बोल रहा है कि दोआब होती है, दोआब लैंड बिटवीन द टू रिवर, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा गोमती सरयू और घाघरा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं जो कि ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस, जो कि राइटर बताना चाह रहा है कि किस तरह से ज्योग्राफिकल फीचर जो है हिस्ट्री को चेंज करती है, इम्पैक्ट करती है। तो ईस्ट इंडिया में देखते हैं तो गंगा प्लेन मर्ज इनटू द प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, यानी गंगा प्लेन ब्रह्मपुत्रा प्लेन के साथ मर्ज हो जाते हैं, ठीक, और पद्मा रिवर बनाती है, ठीक। तो ब्रह्मा बियॉन्ड द हिमालय फ्लो इनटू तिब्बत एंड कंटिन्यू प्लेन टू नॉर्थ ईस्ट प्लेन एंड बट स्लोली मूव फ्रॉम द सेवरल आइलैंड बनाती है। ये देखिए जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो जब नॉर्थ ईस्ट में आने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ फास्ट होती है, लेकिन जब असम स्लो हो जाती है और सेवरल आइलैंड बनाती है, तो वहीं पर मंजुली आइलैंड है, रिवर आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का, ठीक, याद रहे। तो सेवरल आइलैंड किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है, रिवर आइलैंड, ठीक। तो इंडो गंगेटिक प्लेन कंट्रीब्यूट द राइज द अर्बन सेंटर, तो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो क्या करते हैं, राइज कर रहा है अर्बन सेंटर बनाने का, पर्टिकुलर इन द रिवर बैंक, अब रिवर बैंक पर बना रहा है, कन्फ्लुएंस द रिवर, जहाँ पर रिवर एक दूसरे से मीट कर रही है वहाँ पर होगा, ठीक। तो आप देखिए हड़प्पा कल्चर फ्लोइज द इंडस रिवर, जो हड़प्पा कल्चर है, हड़प्पा जो साइट है वो कहाँ पर, तो इंडस रिवर पर। वैदिक कल्चर प्रोस्परेस वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन, ठीक है ना, वैदिक कल्चर वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र सम इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ गंगेटिक प्लेन, ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट सिटियाँ हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा जो है इंडस वैली फ्लोरिश हुआ है, वैदिक कल्चर जो है वेस्टर्न गंगा के प्लेन पर, ठीक। सिटी पाटलिपुत्रा, जो पाटलिपुत्रा सिटी एक सन रिवर और गंगा रिवर के कन्फ्लुएंसन पर स्थित है, ठीक। एशियन टाइम में अगर देखें, राइटर बोला कि एशियन पीरियड में देखें तो पाटलिपुत्रा है द रिनेम कैपिटल ऑफ मौर्य, शुंगा, गुप्ता, अदर किंग, बहुत सारे लोगों का पाटलिपुत्र था, क्या था, कैपिटल था राज्य का, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ वेस्ट साइड ऑफ द गंगेटिक प्लेन, ठीक, दिल्ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट, लेकिन ये कब बनी थी, मिडिल इंडिया के टाइम बनी, पहले नहीं थी। मोस्ट डिसाइडिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री सर्च है द कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत, वह कुरुक्षेत्र की बात किया थी तो बहुत पहले से थी, ठीक, इंपॉर्टेंट थी, लेकिन दिल्ली के लड़ाई नहीं होता था, युद्ध होता था। तराइन, पानीपत, फाट द नियर द दिल्ली। अब यही क्वेश्चन पूछा था कि क्यों होता है, ठीक, पानीपत का युद्ध वहाँ पर। Also this plain had always been shows the temptation attraction for the foreign invader to fertile productive wealth,
ठीक। तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जो जितने भी जो फॉरेनर थे इन्वेंटर, वो लोग को यहाँ का वेल्थ इतना सोर्स है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स था कि उसको अट्रैक्ट करता था और वो लोग आते थे, ठीक, और उसको लूट पाट करके जैसे थे अपने बस में करके अपने ले जाने की कोशिश करते थे, ठीक। नेक्स्ट अपने यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब की बात हो गई, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है राइटर कि जो रिवर का रीजन है, रिवर जो है, रिवर वाले एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट कमर्शियल एंड कम्युनिकेशन सर हुए हैं। एशियन टाइम डिफिकल्ट टू मेक रोड। अब यहाँ से सोचे रिवर जो रीजन है, रिवर यूज करती थी कमर्शियल में, इसका जैसे वाटर फ्लो हो रहा था, जिधर से वाटर फ्लो के डायरेक्शन के अनुसार हम इसमें बहुत सारे वस्तुओं को लोग उसमें फ्लो करवा देते थे, डाल देते थे और फ्लो करके चला जाता था और लोग वहाँ से रिसीव कर लेते थे। मान लीजिए कि रिवर है ये और ये इधर इधर फ्लो कर रही है इस साइड में, ठीक। अब किसी को कुछ भेजना हो तो यहाँ पर वो वाटर में डाल दिया, ठीक, तो फ्लो करके यहाँ पर आएगा, वो आदमी यहाँ पर कलेक्ट रिसीव कर लेगा। तो ये एक कम्युनिकेशन था, कमर्शियल कम्युनिकेशन, ठीक। एशियन टाइम में डिफिकल्ट क्यों ऐसा था कि रोड बनाना बहुत मुश्किल था, ठीक, रोड बनाना बहुत डिफिकल्ट था उन लोग को, इसलिए ये लोग क्या करते थे, बोट का भी यूज करते थे। मेन मटेरियल एंड मूव टू बोट के तो इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ कम्युनिकेशन कंटिन्यू टिल द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी तक हमको मिलता है, ठीक। अब हमको सदर्न पेनिनसुला की बात कर रहा है, तो सदर्न पेनिनसुला में सबसे राइटर ये बता रहा है कि जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन है, जो नर्मदा और तापी रिवर के फ्लो डिवाइड करती है नॉर्थ इंडिया, ये सदर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया को डिवाइड करती है। अब प्लेट ऑफ द साउथ विंध्या माउंटेन नो एज द डेक्कन प्लेटानी, जो विंध्या माउंटेन का जो साउथ वाला पार्ट है, माउंटेन के साउथ वाला, उसको डेक्कन प्लेट बोलते हैं। और ये जो है डेक्कन प्लेट जो है कंसिस्ट ऑफ द वोल्केनिक रॉक, विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थन माउंटेन। जो नॉर्थन माउंटेन है, हिमालय, ये सब क्या है, ये सब सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं और ये वोल्केनिक रॉक से बने हैं, जिसको काटना बहुत आसान होता है, इसको काट पीट के, और इसमें इसीलिए यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर आपको ज़्यादा मिलेगा किधर, डेक्कन साउथ इंडिया में, ठीक। तो विंध्या रेंज है आपको मैप भी तो दिखा दिया, लेकिन एक बार और मैप देख लें तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा मैप देखने से थोड़ा क्लियरिटी होती है। तो ये देखिए विंध्या रेंज है, जो ये सतपुरा रेंज है, ठीक। तो इधर जितने भी पार्ट हैं, इसको इसी पार्ट को बोला गया है डेक्कन, ये सब डेक्कन यही डिवाइड करते हैं। इधर ये पूरा नॉर्थ, ठीक, इधर ये डेक्कन, साउथ इंडिया, ठीक ना। तो ये साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में बहुत सारे रिवर हैं, बहुत सारे हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक। उसमें राइटर यही बताने की कोशिश किया है कि ये वेस्टर्न घाट, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, गुजरात से लेके केरला तक, ये ईस्टर्न घाट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, बे ऑफ बंगाल से लेके पालक स्टेट यानी तमिलनाडु तक, ठीक। और इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, नॉर्थ सर्कस्ट बोलते हैं, इसको कोरामंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी ये मालाबार कोस्ट है, जो कि पौंडीचेरी से शुरू होकर केरला तक आता है। फिर एक कोणार्क है, जो पौंडीचेरी से शुरू होकर और कहाँ से जाता है, तो गुजरात तक जाता है, ठीक। ये कोणार्क, यहाँ पर मालाबार, ये दो चीज़ें, ठीक। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देते हैं, पाल घाट गैप है, बहुत इंपॉर्टेंट गैप है ये, ठीक, इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए बार बार, ठीक ना। और बहुत और क्या बता सकते हैं इसमें सब कुछ तो ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए मैं इस पर ध्यान, देखिए ज्योग्राफी का है, उतना ज़्यादा नहीं, बस इंपॉर्टेंट समझिए बस, ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या है, डेक्कन प्लेट इज फ्लैग ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक ना। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दो से मिलकर बना है, दोनों कोरोमंडल कोस्ट बताया ना, बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वे ऑफ बंगाल के बीच में है। द वेस्टर्न घाट रंग अलॉन्ग द अरेबियन सी और इंडलैंड बिटवीन द कोणार्क ऑफ द गोवा तक कोणार्क है। फिर उसके बाद बियॉन्ड द केरला कनारा लिखते हैं। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट कनारा, याद रख लीजिए। द पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट लाइक द जुन्नार, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पासेज हैं। कौन कौन पास है, तो जुन्नार, कन्हेरी, करले, लिंक द ट्रेड रूट वेस्टर्न पोस्ट, ये सब वेस्टर्न पोस्ट को कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न घाट पर हैं, ठीक। जुन्नार है वेस्टर्न घाट पर, कन्हेरी है, करले है, ठीक। डेक्कन प्लेट एक द ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया,
डेक्कन प्लेट है वो ब्रिज का काम करता है साउथ इंडिया। डेंस फॉरेस्ट ऑफ विंध्या माउंटेन हैव द रीजन द आइसोलेट द नॉर्थ। अब विंध्या का बहुत ज़्यादा डेंस है विंध्या माउंटेन। लैंग्वेज एंड कल्चर आल्सो साउथर्न पेनिनसुला प्रिजर्व द लैंग्वेज टेक्ट एंड लॉन्ग टाइम ड्यू टू ट्रॉपिकल। अब विंध्या रेंज इतना डेंस और के कारण जो साउथ इंडिया का कल्चर है बहुत लंबे टाइम तक पिछड़ रहा, लैंग्वेज भी पिछड़ रहा। इधर लोग नहीं आते थे, नॉर्थ वाले इधर नहीं जल्दी आते थे, ठीक। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा पालघाट पास में आपको दिखाया था, पालघाट पास है जिससे बहुत सदर्न में जो इसको क्या करता है पालघाट पास है वेस्टर्न घाट फ्रॉम द कावेरी वैली टू मलाबार कोस्ट एंड कावेरी से मलाबार। पालघाट पास इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इंडिया इंडो रोमन ट्रेड एशियन टाइम में पालघाट से बहुत सारा। अन्ना मोदी का इसका हाइएस्ट पीक है, ठीक। और ये कहाँ पर अन्ना मोदी अन्नामलाई पर है, ठीक। और डोडा बेट्टा जो है डोडा बेट्टा सेकेंड हाईएस्ट पीक है आप वेस्टर्न घाट का, ठीक। ईस्टर्न घाट नॉट वेरी हाई, ईस्टर्न घाट बहुत सिंपल है, ठीक ना। ईस्टर्न घाट पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके पोर्ट मिलेंगे, पोर्ट उसको याद कर लीजिए। पोर्ट सिटी है रायकामेदु, ममलापुरम, कावेरी पट्टनम एंड आर सिचुएशन कोरामंडल है, यानी सब तमिलनाडु कोरामंडल में है, ठीक। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक। रायकामेदु, ममलापुरम, कावेरीपट्टनम, ये 3 गो इधर है। अब उधर 3 को बताया था, यानी 6 गो आपको याद होना चाहिए, ठीक। मेजर रिवर साउथ पेनिनसुला मोस्ट रिवर, इसमें कहा है तो सबसे मेजर रिवर मोस्ट रनिंग पैरेलल महानदी है, महानदी ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती है। फिर नर्मदा है, नर्मदा और तापी दोनों वेस्टर्न में फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट जाती है। अदर गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा, कावेरी फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक। ये सब क्या है कि आपको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। दीज रिवर मेक द प्लेटस फर्टाइल राइस प्रोडक्शन सॉइल। और रिवर के फ्लो के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेन है वो फर्टाइल रहता है और यहाँ पर राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। रीजन बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा को क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा रीजन के रायचूर बोलते हैं, रायचूर दोआब बोलते हैं, ठीक। रिमेनिंग द बोन कंटेन बिटवीन द मेजर ऑफ किंगडम, इसका क्या ये झगड़ा का जड़ था रायचूर बहुत सारे, क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड मिलने के कारण, ठीक। दिख रहे हैं ना। द डेल्टा प्लेन फॉर्मेट बिटवीन 2 रिवर, और दोनों रिवर के बीच मिलने से डेल्टा भी बनता है माउथ पर, और उसी माउथ पर का सतवाना भी रहते थे, ठीक। सतवाना अगर यहाँ पर कावेरी डेल्टा पर देखा जाए तो कावेरी डेल्टा है ये डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन फॉर साउथ बिकम द चोला पावर। यहाँ पर कावेरी डेल्टा पर चोला रहते थे, और कावेरी बेसिन इज द रिच ट्रेडिशनल लैंग्वेज एंड कल्चरल फॉरेस्ट फ्रॉम द एशियन टाइम। और कावेरी पहले से ही बहुत सारा रिच ट्रेडिशनल कल्चरल लैंग्वेज एंड खुद सोचिए क्या हो रहा है। राइटर यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि लोग पहले क्या करते थे कि उनके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं होता था, कहाँ नहीं रहने का तो क्या करते थे कि नदी किनारे पानी मिलता था, सब कुछ मिलता था, इसीलिए, ठीक। सदर्न पेनिनसुला गिफ्ट टू लॉन्ग कोस्टल लाइन एंड पीपुल दिस रीजन took key interest in the maritime activity. A great deal trade commercial went through the seaway from the earlier time. East maritime rich countries like the Java, Sumatra, Burma, Cambodia. Apart from trades, स्पिरिट आर्ट रिलीजियस कल्चरल इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ से सोचिए कि जब ये ट्रेड रूट होता था तो ट्रेड रूट का क्या हुआ कि बहुत सारे मेरीन ट्रेड रूट मिल गया। सोच रहे हैं जावा, सुमात्रा, बर्मा, कम्बोडिया सब ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या अब इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ का जो रिलीजियस कल्चर चारों तरफ फैल गया। इसीलिए हम देखते हैं कि आप देखेंगे कम्बोडिया में हिंदू मंदिर मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया और रोमन के बीच में फ्लोरिश हुआ बहुत ज़्यादा। अब यही देखिए, अब यही पर बोल रहा है राइटर कि इतना सब डाइवर्सिटी है फिर भी इंडिया में यूनिटी क्यों है। अब यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, इंडिया कैसे यूनिटी है। तो देखिए इंडिया हिस्टोरी ऑफ एशियन इंडिया इंटरेस्टेड बिकॉज इंडियन प्रोवाइड द मेल्टिंग पॉट ऑफ द न्यूमरियस रेस, यानी बहुत सारे न्यूमरियस रेस। प्री आर्यन यानी आर्यन से पहले, द इंडो आर्यन ग्रीक, सेंथिया एंड हुंड एंड टर्किटिश मेड द इंडिया इज देयर होम, यानी सभी लोग आए और अपना घर बनाए। और ईच इथिकल ग्रुप कंट्रीब्यूट द माइट टू बी मेक इंडिया कल्चर, और सभी जो ग्रुप हैं अपने आइडिया को एक्सचेंज किए और यहाँ पर आने लगे। अपना जब घर बनाया तो क्या अपने आइडिया को एक्सचेंज करेंगे और अपने कल्चर को यहाँ पर देंगे, और इनका कल्चर का मिक्सअप हो गया। ऑल पीपल मिक्स हो गए, सभी मिक्स, ठीक। ऑल दीज पीपल मिक्सअप सो इनएक्सकेबिलिटी विद वन अदर एंड प्रेजेंट नन ऑफ दे कैन बी आइडेंटिफाई इन द ओरिजिनल फॉर्म। कोई भी किसी का आइडेंटिटी आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाएंगे, सब मिक्स मिलेगा। डिफरेंट कल्चर मिंगलिंग विथ वन अनदर थ्रू
ऑफ द एज, यानी शुरू से होते हुए आ रहा है, जिसमें मिंगलिंग हो रहा है। Many pre-Aryan and Dravidian term occurred for the Vedic text. Similarly, the many Pali Sanskrit term appear in the Sangam literature. ठीक। अब एशियन टाइम में इंडिया है द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजियस। ठीक। एशियन द विटनेस द बर्थ ऑफ हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ऑल अबाउट द कल्चर इज इंटरमिंगलिंग विद द वन अदर, इंटरमिंगलिंग के कारण एक दूसरे से। ऑल दो इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, इंडिया पीपल सभी लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक। रिलीजियस ऑब्जर्व द मोस्ट सोशल कस्टम भी अलग अलग है, स्टाइल भी अलग अलग है। ठीक। देयर फॉर आवर कंट्री शो द डीप underlying unity in the spirit of the great diversity. In fact, Asian stop of unity, they look upon this vast subcontinent as one land. The name Bharatvarsha of the land Bharata was given whole country. भारतवर्ष सभी कंट्री को दिया गया। आफ्टर द नेम ऑफ द एशियन ट्राइब कॉल्ड द भारता, एशियन ट्राइब के कारण कौन एशियन ट्राइब कौन थे? तो भरत थे, उनका कारण इसका देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और एशियन पोएट, फिलोसफर एंड राइटर व्यूअर कंट्री हैव इंटीग्रेटेड यूनिटी, दिस काइंड ऑफ पोलिटिकल यूनिटी वाज अटेंड लिस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द मौर्य एंड गुप्ता। ठीक। अब यहाँ पर यूनिटी ऑफ इंडिया आल्सो रिकॉग्नाइज बाय द फॉरेनर, फॉरेनर भी बोलेंगे भैया यूनिटी है इंडिया में। फर्स्ट केम टू कंटेक्ट द पीपुल विद सिंधु, सिंधु के साथ। अब सिंधु के कंटेक्ट में सबसे पहले विदेशी आए, तो सिंधु आर इंदस, दिस शो नेम ऑफ होल कंट्री ऑफ द रिवर, इसी द हिंद वर्ड हिंद इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, सिंधु का जो संस्कृत टर्म था उसी से हिंद हो गया। इन कोर्स टाइम ऑफ कंट्री कम टू नो द इंडिया ऑफ इन द ग्रीक एंड द हिंद इन द पर्शियन अरबिक लैंग्वेज। तो हिंद किस में है? तो याद कर लीजिए, हिंद पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज और इंडिया ग्रीक में। ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है प्री में भी। ठीक ना। इफोर्ट द लिंग्विस्टिक कल्चर, लिंग्विस्टिक कल्चर का हम यहाँ पर अगर देखते हैं, इफोर्ट देखते हैं, लिंग्विस्टिक कल्चर यूनिटी अ कंट्री वेयर द मेड थ्रू द एज द थर्ड BC, प्राकृतिक लैंग्वेज सर बाय द lingua franca of country throughout the major portion India, Ashoka inscription written in प्राकृतिक लैंग्वेज। ठीक। रामायण महाभारत situated जिल ऑफ द डिवोशनल थ्रू द कंट्री, ओरिजिनल कंपोज इन संस्कृत, ये संस्कृत में कंपोज हुआ था कौन? महाभारत और रामायण। बाद में इसको अलग लोकल लैंग्वेज में भी किया गया। सोचिए कितना लैंग्वेज अलग अलग है, सब कुछ है। तो इंडिया, यहाँ पर इंडिया इसीलिए राइटर बोल रहा है कि हेंस इंडिया है द मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी, हाउ एवर अंडरलाइंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लूरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी रिमेन द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी और यूनिटी में ये यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं, डाइवर्सिटी और यूनिटी को, यही चिप कॉपी पेस्ट करके आइए, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक। थोड़ा सा मैप बना सकते हैं बस। ठीक है, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। मेंस का क्वेश्चन आता है एक सोसाइटी का। ठीक। तो ये आपका अब तक हम लोगों ने ये कंप्लीट किया पहला चैप्टर, जिसमें ज्योग्राफिकल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हिस्ट्री पर, ये बताने की कोशिश किया राइटर ने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सीखा। तो उसमें उसको जानने से पहले सबसे यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, उसको हल कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमने कितना सीखा। तो अलेक्जेंडर ऑफ मकदूनिया कम टू इंडिया थ्रू, कैसे आया? तो स्वेट वैली से आया, यानी ये करेक्ट है। ठीक ना। जब मकदूनिया का स्वेट वैली या खैबर पास से आया था। रीजन बिटवीन द टू रिवर को क्या बोलते हैं? द्वाब बोलते हैं, ये करेक्ट है। गंगा रिवर राइजिन, गंगा रिवर कहाँ से आए थे? कहाँ से? राइजिन, हिमालय। द हाईएस्ट पिक ऑफ सदर्न पिक कौन सा हाईएस्ट पिक है? अन्नामुदी। ठीक। अब मैच करना है, मैच कर दीजिए। माउंट एवरेस्ट, ठीक, हिमालय से मैच होगा। ठीक। माउंट आबू अरावली से मैच होगा। ठीक। डोडा बेटा आप जाएगा वेस्टर्न घाट में। ठीक। अब गाड़विन आस्टिन काराकोरम जाएगा। ठीक। तो ये आपका मैचिंग भी हो गया। तो इसका मतलब कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आते हैं। अब यहाँ पर राइट और फॉल्स का बोला। नर्मदा रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, करेक्ट, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ठीक। कावेरी रिवर रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, मतलब कि अगर देखा जाए तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो बोला कि साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम द साउथ से इधर जाती है, गलत है। यमुना रिवर मर्ज उस तापी के साथ मर्जे नहीं करती, बहुत दूर तक है, ये गंगा में मर्ज होती थी। महानदी रिवर इरिगेट
पंजाब महानदी पंजाब में है, ये नहीं है, ये भी गलत है। ठीक ठीक ना, महानदी आपका उड़ीसा के पास है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू का फिर दिया है, इसको भी हल करते हैं। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड, पाटलिपुत्र को सिचुएटेड गंगा और ब्रह्मपुत्रा, नहीं गंगा और सोन नदी है। ठीक, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन सदर्न पेनिनसुला कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ मैरीटाइम, करेक्ट है। पाल घाट